नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव हो रहा है, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है और विशेष रूप से जब जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात आती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे जुड़ जाती हैं जो चर्चा का विषय होती हैं और चुनाव के बाद में ये चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी हथकंडे शुरू हो गए हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें फिर से अपना काम करना शुरू कर दिए हैं और हम विषय को केवल जम्मू कश्मीर की उन समस्याओं से जोड़ करके केंद्रित रखेंगे। बातें राजनीति की होंगी, राजनीति से हट करके होंगी। निश्चित रूप से सुरक्षा का मुद्दा और देश की अखंडता का मुद्दा राजनीति से ऊपर होता है, होना भी चाहिए। इस रूप में हम जम्मू कश्मीर के चुनाव का विश्लेषण करेंगे। आप देखें कि जो दलों की स्थिति है उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में गठबंधन किया हुआ है। संभावना ये भी है कि पीडीपी भी इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। कुछ और छोटे दल भी ऐसे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और अगर ये होता है तो गठबंधन की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर होगा क्या, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीतता है तो कश्मीर में क्या होगा, आइए हम इसी पर अपना विश्लेषण करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की धुरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आ गया है, जो शायद आपने देखा होगा, हमारे स्क्रीन पर भी है और ये चर्चा का विषय है। गठबंधन की सरकार बनती है तो कश्मीर किस रास्ते पर जाएगा, ये इस मैनिफेस्टो से सिद्ध होता है। आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने प्रयास करके धारा 370 और 35A को हटा दिया था। गठबंधन के या यूं कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा है कि उनकी सरकार आती है तो वो धारा 370 और 35A को फिर से लाएंगे, उसकी वापसी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो एक अलग झंडा होता था, तिरंगे के साथ उसको भी स्थान मिलता था, उस झंडे को भी वो फिर से जम्मू कश्मीर में लहराएंगे। अर्थात जो जम्मू कश्मीर शेष भारत से एक अलग अस्तित्व में था, इन्हीं कारणों से वो अस्तित्व फिर से पुनर्जीवित करेंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि एलओसी पर ट्रेड शुरू कराएंगे, पाकिस्तान से वार्ताएं भी होंगी। यद्यपि यह विषय केंद्र सरकार का है, विदेशी मामलों में सरकार क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती है, उस पर राज्य सरकार को कुछ भी कहने और करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। शायद इनको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली में भी, केंद्र में भी इनकी सरकार आने वाले समय में बनेगी तो ऐसा ये कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल इनके स्टेट एजेंडे में ये विषय भी शामिल है। और भी महत्वपूर्ण विषय है जो बहुत चौंकाने वाले हैं, जो पहले होता रहा है, ठीक उसी लीक पर ये आकर के अपने विषय को, अपने पार्टी के एजेंडे को, जम्मू कश्मीर की उन परिस्थितियों को, वातावरण को ले जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद में लिप्त लोग पाए गए, पत्थरबाजी में लिप्त लोग पाए गए, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जांच एजेंसियों ने जिनकी जांच की है, उसके बाद कोर्ट के द्वारा भी कार्रवाई हुई है, सरकार ने भी कार्रवाई की है, ऐसे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जेल में भी कुछ लोग डाले गए हैं। इन्होंने कहा है कि हम उनको रिलीज करेंगे, उनकी नौकरियां बहाल करेंगे, उनकी सारी सुविधाएं बहाल करेंगे
और उसे ये अन्याय के रूप में देखते हैं। जो राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, अलगाववाद के पोषक थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की थी। इनके एजेंडे में है कि ऐसे बंदियों को भी, ऐसे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल से निकाला जाएगा, दोष मुक्त किया जाएगा और उन्हें वो पुराने स्टेटस जो उनका था उसमें उनको वापस लाया जाएगा। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा होता था पहले जो अब नहीं है। उसमें से एक है वहां की आरक्षण व्यवस्था। एक तरफा कश्मीर में आरक्षण का लाभ एक वर्ग को मिलता रहा है। वहां दलित वर्ग के लोग भी रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, वाल्मीकि रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, पहाड़ी बहुत सारी समाज की जातियां हैं। उनको आरक्षण के दायरे में लाया गया। जिस प्रकार से देश के अन्य हिस्सों में भी आरक्षण की व्यवस्था थी, वैसे ही कश्मीर में भी ये व्यवस्था लागू की गई और इनका कहना है कि ये सारी व्यवस्थाएं हम खत्म करेंगे। सरकार के आते ही, गठबंधन की सरकार बनते ही ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। साफ साफ इनके एजेंडे में है। शंकराचार्य पर्वत जो बहुत ही पवित्र हमारे हिंदू समाज के लिए माना जाता है, उसको तख्ते सुलेमान करने की बात कह रहे हैं। हरि पर्वत, ये सब हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको भी बदलेंगे, कोहेन मारन नाम उसका देंगे और ऐसे बहुत सारे बदलाव होंगे। जो हमारे पुराने अवशेष हैं, मंदिर हैं या ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको ये बदलने का काम करेंगे। उनके मूल स्वरूप को भी खंडित करने का काम कर सकते हैं। पहले भी करते रहे हैं और फिर मौका मिलेगा तो ये फिर करेंगे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भेदभाव जम्मू के लोगों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, लद्दाखियों के साथ जो होता रहा है पहले, ये फिर शुरू होगा। विभाजनकारी सोच जो जम्मू कश्मीर की एक पहचान बनी हुई थी, जिसे पिछले कुछ वर्षों में खत्म तो नहीं कहेंगे लेकिन कम करने की कोशिश सरकार ने जरूर किया है, उसको फिर से बढ़ावा देने के लिए ये लोग काम करेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, जो बहुत आवश्यक हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उन पर भी कुठाराघात करेंगे। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी कार्रवाइयां होती रहती हैं, ऑपरेशन भी चलते रहते हैं और छानबीन चलती रहती है। पता नहीं कौन आतंकवादी की भेष में घुस जाए। जो चेकिंग अभियान चलता है, सर्च अभियान चलता है, ये उसमें भी रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजेंडे में, इनके मैनिफेस्टो में ये भी शामिल है। अर्थात फौज के लोगों को कहा जा रहा है कि वो अननेसेसरी हैरेसमेंट करते हैं लोगों का, पब्लिक के आने जाने में बाधा पैदा करते हैं, रोड चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है और ये इनका मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। अर्थात फौज को फौज का काम भी नहीं करने देंगे। ये एक बहुत ही राष्ट्र विरोधी एजेंडा है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा है। कश्मीर को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि इसमें केवल फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, या मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो भी इस गठबंधन में लोग हैं, ये केवल यही लोग सीमित नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कतार है। इस एजेंडे को सेट करने में और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कवायद चल रही है, किस तरह से जो अभी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें
विपक्ष को मजबूत किया जाए और केंद्र को कमजोर किया जाए। जो चुनाव में जा रहे हैं उनसे किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में ये विश्लेषण आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्र के लिए ठीक क्या है, राष्ट्र के लिए गलत क्या है। और ये कवायद दिख रही है मेरे स्क्रीन पर, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यूएस एम्बेसी एक्टिव हुई है। पिछले 10 सालों में यूएस एम्बेसी का कोई व्यक्ति पॉलिटिकल विजिट पर जम्मू कश्मीर नहीं गया। अभी जा रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, इनकी केवल ये नहीं जा रहे, इनका पूरा डेलीगेशन जा रहा है, इनके डिप्लोमेट्स हैं, इनके काउंसलर्स हैं, वो सब जाकर के मिल रहे हैं। कश्मीर में चुनाव के समय ऐसे लोगों को जाना, उसका कुछ मतलब होता है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या पक रहा है, क्या बातें हो रही है। ये बाद में ही जा सकते थे, पहले भी जा सकते थे, लेकिन केवल उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है। आप स्क्रीन पर देखें, एक और फोटो है जिसमें इनके जो एक काउंसलर हैं अमेरिका के भारत में, जेनिफर जी, AIMIM चीफ ओवैसी से भी मिल रही हैं। ओवैसी कब से इतने महत्वपूर्ण हो गए भारतीय राजनीति में? अभी फिलहाल ओवैसी का इतना महत्व है कि अमेरिका का काउंसलर उनसे मिल रहा है हैदराबाद में, और बहुत सारे नेताओं से लोग मिल रहे हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। तेलंगाना के सीएम से भी, जो रेवत रेड्डी साहब हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी दल के लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी आंध्रा में जाकर के मुलाकात होती है, और कुछ और नेताओं से, जिसमें विपक्ष के नेता भी है, सहयोगी दल के नेता भी हैं, उनसे मुलाकात इनकी हो रही है। इस चुनाव के दरमियान ये सारी कवायद ये बताती है कि कुछ तो ऐसा है। CIA का खेल सबकी समझ में नहीं आता। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो कुछ होने वाला है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, CIA की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। और भारत सीधे निशाने पर है, चीन के भी निशाने पर है, अमेरिका के निशाने पर है। स्थिर सरकार कोई नहीं देखना चाहता, और इनकी कवायद है कि चुनाव का परिणाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे केंद्र पर दबाव बनाने में, बार्गेनिंग करने में हम कामयाब हों। अब हम आते हैं, इसका जो प्रभाव क्या होगा जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों में चुनाव में। अगर विपक्ष मजबूत स्थिति में आता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, कुछ बातें हैं जिसका विश्लेषण यहां आवश्यक हो जाता है। पहला तो यह है कि अलगाववादी मानसिकता के लोगों की ताकत बढ़ेगी, ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर भारत में भी पाकिस्तान, ISI, इनका प्रभाव बढ़ेगा। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा, आतंकवाद के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, क्योंकि आतंकवाद को समर्थन करने वाली सरकारें भी, या कम से कम समर्थन नहीं तो विरोध ना करने वाली सरकारें अगर आती हैं तो निश्चित रूप से आतंकवाद के लिए भी रास्ता साफ होगा। सरकारी मशीनरी में फिर बदलाव होंगे। पिछले कुछ वर्षों में जब से वहां गवर्नर रूल चल रहा है, काफी कुछ उस तंत्र में भी बदलाव किया गया है ताकि स्मूथली इस राज्य को चलाया जा सके। फिर से उस शासन तंत्र में नए सिरे से ये लोग अपना बदलाव करेंगे और अपने मन मुताबिक चीजें सेट करेंगे। आपको शायद पता होना चाहिए कि कश्मीर में चीन स्टेपल वीजा देता रहा है और वो फिर शुरू करेगा, अर्थात
वो कश्मीरियों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप भारत से अलग एक स्पेशल स्टेटस वाले व्यक्ति हो, आपको हम अलग से वीजा इशू कर सकते हैं। पहले ये बदमाशी करता रहा है और ये अरुणाचल में भी करने की कोशिश बीच बीच में करता रहा है, लेकिन कश्मीर में ये काफी काम करता रहा है पिछली सरकारों की मदद से, और ये काम फिर से शुरू करेगा वो। इस प्रकार से भारत जब स्थितियां अनकंट्रोल होंगी, खराब होंगी, तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, भारत सरकार के ऊपर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, सेना के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, और विदेशी ताकतें भारत के साथ जब कमजोर शासन तंत्र होने लगता है, सरकारें कमजोर होने लगती हैं, सरकारों पर दबाव होने लगता है, तो उनके साथ बार्गेनिंग और ब्लैकमेल का काम शुरू होता है। अपने मन मुताबिक एजेंडे सेट करना शुरू करेंगे लोग। आने वाले समय में ये शायद ऐसा देखने को मिलेगा कि अमेरिका और कुछ देश भारत को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। जो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसको लिमिटाइज करने की कोशिश करेंगे, उस पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये सारी स्थितियां एक राज्य के चुनाव के परिणाम पर निर्भर है। अब देखना यह है कि ये चुनाव किस दिशा में जाता है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां मैं एक दूसरे वीडियो में इस विषय को रखूंगा, वहां जो परिसीमन हुआ है उसमें भी कुछ खामियां हुई हैं, उसके कारण से संभवतः चुनाव में वो परिणाम ना आए जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के बारे में मेरा विश्लेषण यहाँ खत्म होता है। बहुत सारी बातें छूट गई हैं, मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे कनेक्ट होकर के ये बात रखूंगा, परिसीमन पर भी ये बात रखूंगा, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।